Hi everyone, this is Ashish, and nowadays we are doing one proud movement series in Unacademy. जो भी स्टूडेंट्स ने जेई एडवांस में और जेई मेंस में अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं इन अनअकैडमी, हम उन बच्चों के साथ एक सीरीज कर रहे हैं, दैट इज प्राउड मूवमेंट सीरीज इन अनअकैडमी, राइट। तो आज हमारे साथ दो स्टूडेंट्स हैं, एक शिव एंड एक वैभव। एंड शिव का रैंक है 353, ऑल इंडिया रैंक 353, एंड वैभव का रैंक है ऑल इंडिया रैंक 291, राइट। सो आज ये बच्चे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, राइट, कि कैसे ये फियर फैक्टर से मोटिवेशन में मूव हुए, कैसे इन बच्चों ने ऑफलाइन से ऑनलाइन में आते वक्त अपने सिलेक्शन को सिक्योर किया, राइट। तो आज ये सारा एक्सपीरियंस इन बच्चों के साथ शेयर करेंगे। सो वेलकम वैभव एंड शिव। तो आज अपन लोग कुछ क्वेश्चन की सीरीज डिस्कशन करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा ताकि हमारे जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं उन सबको ना कुछ मैसेज जाए, कुछ हेल्प मिले कि भाई तुम लोगों ने अपना रैंक कैसे सिक्योर किया, राइट। तो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से जो जो आपने ऐसा मतलब फेस किया है, जो जो एक्सपीरियंस किया है ना इस पूरे जर्नी के अंदर, वो सारा एज इट इज शेयर करना है बच्चों के साथ, राइट, ताकि बच्चों को हेल्प मिलना चाहिए कि आपका सिलेक्शन कैसे सिक्योर हुआ, राइट। सो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपन। पहला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, कि इस पूरे जर्नी के अंदर तुम अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे। सबसे पहले तुमसे स्टार्ट करते हैं कि पूरी जर्नी में आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा, बिकॉज समटाइम्स कभी कभी नेगेटिविटीज भी आती हैं, राइट। तो मोटिवेट कैसे रखते थे, कोई एक्टिविटीज करते रहते थे या कैसे अपने आप को बैलेंस रखते थे। मेरा तो सिंपल था कि IITs आर ऑब्वियसली द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। तो हम्म, मतलब मैं अगर उस कॉलेजेस में जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो मुझे था कि यार इसमें तो जाना ही है। और ऐसा रहता है कि प्रिपरेशन के वक्त तुमको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस वगैरह बहुत कुछ आते हैं, तो ऐसे मुझे कई बार हज़ारों रीजंस मिल जाते थे कि दैट्स वाई दिस इज़ नॉट वर्थ इट, कि मेरे को नहीं करना चाहिए, मतलब ये रीज़न सही है। हम्म, बट रीज़न जाने का रीज़न एक ही रहता था कि हम्म, जाने का है तो एक ही रीज़न मिलेगा कि मेरे को जाना है। हम्म, तो वो हज़ारों रीजंस में से सिर्फ उस एक रीज़न को फॉलो करने में मुझे एक बहुत मोटिवेशन फील होता था कि यार एक सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट और मेरे लिए अनट्रैवल्ड पाथ था, तो उस पाथ पे चलना और कुछ नई चीज़ें डिस्कवर करना और फाइनली एक मुकाम को हासिल करना, दैट वाज वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी। सो मैं इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए पूरा 2 साल चला कि फ्रस्ट्रेशंस आएंगे, प्रेशर भी आएगा, बट you should be able to handle it and go forward. So that was my motivation. ओके, गुड Okay. गुड। अच्छा वैभव, Yes, sir. मुझे पता है तुम थोड़ा कम बोलते हो, पर ठीक है, फिर भी कम वर्ड में बता देना बच्चों को कि सर तुम कैसे मोटिवेट। मोस्टली मेरा मोटिवेशन ये था, पीसीएम मुझे हमेशा से ही मतलब इंट्रूग करता है। और आईआईटीज ऑब्वियसली जैसे शिव ने बोला बेस्ट कॉलेजेस, एंड नॉट जस्ट बेस्ट कॉलेजेस, बेस्ट कोर्सेज। एंड जैसे कंप्यूटर साइंस, मैथ, कंप्यूटिंग, ये सब आगे भी आप काफ़ी पढ़ सकते हो इसमें। आप इंटरेस्ट थे मेरे, तो मेरे इंटरेस्ट मुझे मोटिवेट करते रहते थे। अच्छा और वैभव, कौन सा आईआईटी ड्रीम में रहता था, कौन सा आईआईटी कॉलेज ड्रीम में रहता ड्रीम है तो था, ऐसा रहता ना बच्चों को, आईआईटी दिल्ली जाना है, मेरे को मतलब आईआईटी बॉम्बे जाना है, ऐसा। टॉप आईआईटीज के सीएसई रहते थे, और मोस्टली बॉम्बे दिल्ली में ही अच्छा रहता है। दिमाग में था कि भाई हाँ, आईआईटी यहीं बॉम्बे जाना है। और जाना एक्चुअली मेरे है। भैया भी आईआईटी बॉम्बे से हैं, तो गुड यार, गुड तो गुड वो भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर है रहता है मेरे लिए। गुड। अच्छा, एक सवाल तुम दोनों से, जैसे कभी कभी एग्जाम में बच्चे ना एरर्स करते हैं, बहुत सारे जनरली बच्चे एरर्स ही करते हैं। तो तुम उन एरर्स को लेके क्या मतलब कैसे मैनेज करते थे, मतलब कोई एरर लिस्ट बनाते थे या अपनी नोटबुक में लिख देते थे कि आई डिड दिस ब्लंडर, आई डिड दिस मिस्टेक, ऐसा ऐसा क्या करते थे कि ताकि वो मिस्टेक रिपीट ना हो। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है कि मिस्टेक करते हैं और फिर कभी उन मिस्टेक्स को कंपाइल नहीं करते तो वही मिस्टेक रिपीट होती है, राइट। तो उनसे कैसे बचते थे। मेरी एक सॉर्ट ऑफ सिली मिस्टेक ऐसी रहती थी कि फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स या इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स में मैं कई बार उल्टा मार्क करके आ जाता था। हम्म, तो उस बात का मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता था कि यार तुम इस प्रिपरेशन में तुम्हारा ये एम है कि तुम टफेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, हम्म, बट तुम इनकरेक्ट करेक्ट के चक्कर में ही तुम रह जाओगे तो क्या कैसे होगा। तो मैंने एक तरीका ऐसे अपनाया था कि
मेरे को जब भी दिखा कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है हम्म, तो मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा और जो भी मेरा उसका रहेगा करेक्ट या इनकरेक्ट तो मैं लिख दूंगा। करेक्ट के लिए मैं स्टेटमेंट के आगे सी मार्क कर दूंगा और इनकरेक्ट के लिए आई सी मार्क कर दूंगा। हम्म। तो मैं करेक्ट इनकरेक्ट तो बाद में पढ़ूंगा बहुत पहले। बेसिक वाला तरीका यूज किया तुमने। हाँ सर, लाइक कि सिली मिस्टेक इस मामले में तो नहीं होनी चाहिए, तो मैं सी और आई सी मार्क करके लास्ट में पढ़ता था कि क्या मार्क करना है, करेक्ट कि इनकरेक्ट, और फिर उस हिसाब से मार्क करता था। तो हम्म, ये एक मेरा छोटा सा तरीका था कि नहीं होनी चाहिए इस तरह की मिस्टेक। क्या सिली मिस्टेक्स तो ऑब्वियसली पार्ट ऑफ जेई जर्नी सबकी ही रहती हैं। एब्सोल्युटली। और जो सबसे आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्स होता है जेई प्रिपरेशन के कि तुम कितनी सिली मिस्टेक्स रिड्यूस कर रहे हो। तो मैं भी सिली मिस्टेक्स मैंने काफ़ी करी हैं और मेरा हमेशा से ये था कि मैंने कोई टेस्ट दिया और उसमें मैंने एक नोटबुक बना रखी थी, उसमें क्वेश्चन क्वेश्चन वाइज और लिख रहा हूँ कि उस समय मैंने क्या सोचा कि मैंने वो गलती करी, कि क्या सोच रहा था मैं, वो सिली मिस्टेक हो गई। तो मैंने हमेशा वो मेंटेन करा और पेपर के पहले मैं वो देख के गया था, तो मैंने मोस्टली सिली मिस्टेक्स अवॉइड करी अवॉइड थी। कर क्योंकि आप सर सिली मिस्टेक करोगे तो वो बहुत टाइम तक चुभता है। तो मेरी मम्मी ने भी मुझे यही यही बताया था कि नोटबुक में सिली मिस्टेक्स अपनी लिखते जाओ। यस तो यस परफेक्ट। तो बिकॉज वही मेन मैंने वही करा होता है, मेन वही होता कि मतलब सिली मिस्टेक्स वेरी कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं रहता। और इनफैक्ट किसी एक से काफ़ी टाइप की सिली मिस्टेक्स होती हैं, जैसे मेरे साथ ही होता था, तो मैंने लिख लेता था कि क्या कर रहा हूँ मैं, है। और अवॉइड करो, अगले टेस्ट में नहीं करना ये। ओके। और पेपर देते समय कॉन्शियसली दिमाग में रखो मैंने क्या मिस्टेक्स करी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट 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 राइट। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब कोविड का इम्पैक्ट था, मतलब अपने देश में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया कोविड का, बच्चे ऑफलाइन से ऑनलाइन में ट्रांजिट हुए, तो तुम दोनों बच्चों का वो ट्रांजिशन कैसा था? स्मूथ ट्रांजिशन रहा या लगा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई? वो तुम्हारा ट्रांजिशन कैसा था जब आप ऑफलाइन से ऑनलाइन में ट्रांजिट हुए? उस समय दो बातें हुई, जब बच्चे ऑफलाइन से ऑनलाइन में ट्रांजिट हुए तो आपके ऑफलाइन के क्या लाइक एडवांटेजेस थे, क्या ड्रॉबैक्स थे, राइट? जब आप ऑफलाइन में ऑनलाइन में ट्रांजिट हुए तब आपको क्या एडवांटेजेस लगे और क्या ड्रॉबैक्स लगे? मेरी बात समझ रहे हो? तो पहला क्वेश्चन है कि जब आपका ट्रांजिशन हुआ तब आपके साथ क्या डिफरेंस आपको फील हुए, राइट? सबसे पहला तो डिफरेंस ये हो जाता था कि ऑफलाइन में बेसिकली सपोज तुम जहाँ पे भी ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो तुम्हारे घर से वो कुछ डिस्टेंस दूर है, तो तुम वहाँ पे जा रहे हो और फिर तुम्हारी क्लास लगेगी तो तुम्हारा 10-15 मिनट्स क्लास में वेटिंग टाइम रहेगा। बाहर भी निकलोगे फ्रेंड्स के साथ, तुम थोड़ा करना चाहिए मतलब फ्रेंड्स के साथ बात, बट उसमें भी तुम्हारा 15-20 मिनट्स चल जाते थे। ऑनलाइन में तुम्हारा लाइक इट्स लाइक कि तुम्हारा पीसी है तुम्हारे पास, तुम लेक्चर शुरू करो तुरंत लेक्चर शुरू हो गया, तुमने देख लिया तुरंत लेक्चर बंद हो गया, एंड यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। तो उस मामले में इट्स लाइक कि 2 to 3 आवर्स बच जाते थे, अचानक से मेरे हाथ में एक्स्ट्रा 2 to 3 आवर्स आ गए जिसको मैं फर्दर स्टडीज में और प्रोडक्टिव वर्क में यूज़ कर सकता था। तो मेरे को ये बहुत एक अच्छा एडवांटेज लगा ऑनलाइन में। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत तो आई, मतलब फ्रैंकली यस यस स्पीकिंग यस यस यस। बहुत ज़्यादा कभी कभी नींद भी आती थी ऑनलाइन में कि यार सर थोड़ा सा ऐसे थेरोटिकल टॉपिक पढ़ा रहे तो बहुत नींद आ रही है। एक सर का स्ट्रिक्टनेस जो था वो ऑनलाइन में थोड़ा कम दिखता था, बट मतलब आखिर में तो सिंसेरिटी का गेम है, जो बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड है वो मैनेज कर लेगा। ओके, वैभव। ऑनलाइन ऑफलाइन टू ऑफलाइन इट वाज प्रीटी स्मूथ फॉर मी, बट ओके। लेकिन एक वो आ जाता है कि आप इतने टाइम से अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ रहे हो तो एक आप मतलब आपका बन जाता है कि हाँ, क्लास में फोकस कर कनेक्ट पा बन रहे हो। जाता है। हाँ, मतलब ग्रुप में आप कैसे टॉपिक इंटरप्रेट करो, वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं वो देख के आप हाँ, इन द मोमेंट क्लास में रहते हो। और फिर जैसे ही ऑनलाइन गए तो मतलब उतना डिफरेंस नहीं था, क्योंकि एवेंचुअली आप पे डिपेंड करता है, जैसा शिव ने बोला कि पढ़ना तो आपको ही है ना। तो बट हाँ, कुछ कुछ चीज़ें होती थी, जैसे स्क्रीन टाइम अचानक से एकदम बढ़ गया, एक्सपोनेंशियली बढ़ गया तो बढ़ गया। आंखें लाल हो जाती थी और वही हम्म, सर दर्द होता था। बट हाँ, इवेंचुअली व्हेन यू गेट यूज्ड टू इट, आई गेस अच्छा ही था, क्योंकि 2 to 3 आवर्स भी बचना हम्म, इज़ अ लॉट, क्योंकि आप 2 to 3 आवर्स एवरी डे, और कितने डेज, आई मीन अराउंड एन ईयर एंड हाफ हमारे पास थे, हम्म। तो काफ़ी टाइम हमें एक्स्ट्रा मिला। कौन से दो बहुत पावरफुल बेनिफिट थे ऑनलाइन के? कोई से दो पावरफुल बेनिफिट?
कुछ थे ऐसे जिसमें तुम्हें लगा कि नहीं यार ये मेरे को मतलब बेनिफिट कर गया? टाइम सेविंग सबसे बड़ा, डिस्टेंस जो कम हो गई उससे टाइम सेविंग, और ऑनलाइन एक्सेसिबल कंटेंट बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गया कि आप, जैसे मुझे क्रोटोव चाहिए, मेरे पास क्रोटोव है नहीं, अब यूजुअली मैं जाता खरीदता, मैंने ऑफ ऑनलाइन खरीद ली, मैंने ऑनलाइन देख ली, तुरंत सॉल्व कर ली, और डाउट्स के लिए भी टीचर्स मिल ही जाते थे। मेरे पास एक थॉट है, ऑनलाइन में बच्चों को एक बेनिफिट बहुत तगड़ा हुआ जो मेरे को मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज मैं भी पहले ऑफलाइन में था, बाद में ऑनलाइन में आ गया। एक ऑब्जर्वेशन बहुत ज़बरदस्त था। जितने भी आप लोग हो या आप हो या प्रथम साहू है या अमेय सिंघल है, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जहाँ भी कहीं सिलेक्शन हुआ, एक सबसे पावरफुल जो उनको बेनिफिट मिला लाइफ लॉन्ग के लिए, वो था सेल्फ डिसिप्लिन। ऑफलाइन क्लासेस में आप बच्चे टीचर के सामने बच्चा रहता था तो थोड़ा फियर फैक्टर था। ऑनलाइन में जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो 100% बिकॉज ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, कोई देखने वाला नहीं है, पूरा सामने आपके सामने पूरा इंटरनेट खुला हुआ है, बट तब भी आप अगर सिलेक्शन निकाल रहे हैं तब मीनिंग इज कि आप सेल्फ डिसिप्लिन तो आप बन गए। तो ऑनलाइन से जो बच्चों को बेनिफिट हुआ वो सबसे बड़ा मेरे हिसाब से हुआ कि बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन बन गए। ओके राइट। कोई एक ऐसा फीचर ऑनलाइन सिस्टम में जिससे तुम्हें लगा कि यार ये ऑफलाइन से डिफरेंट और इससे मेरे को बेनिफिट हुआ, कोई भी एक ऐसा फीचर? सबसे अच्छा फीचर तो ऑनलाइन में ऐसा था कि मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत जल्दी ग्रास्प नहीं करता हूँ। मैं थोड़ा सा पहले से ही थोड़ा सा स्लो लर्नर था, कि मतलब चीज़ें आराम से मेजोरिटी ऑफ करने का। स्टूडेंट ऐसे होते हैं, अ, स्लो लर्नर। तो उसमें क्या था कि सर लोगों ने सपोज जो कंसेप्ट पढ़ा दिया तो मेरे को नहीं ग्रैस्प हुआ, सो मैं उसमें मैं सेम लेक्चर ओके, दोबारा देख सकता था, और डबल लेक्चर। वापस लाइक अगले दिन भी मैं उसको रिवाइज वही लेक्चर देख सकता था। तो नोट्स तो तुम्हारे पास रहते ही है, बट सर के मुंह से वापस वही चीज़ एक बार सुनना, तो उससे कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये चीज़ तो ऑब्वियसली ऑफलाइन में मिसिंग ही रहेगी। मतलब सर के पास भी थोड़ा टाइम का इशू रहता ही है, मतलब उनको कितनी सारी क्लासेस रहती है, तो तुम ऑनलाइन में ये उनके ही लेक्चर्स बार बार देख के अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो ये बात मुझे अच्छा एडवांटेज लगा। हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स वर अ ग्रेट प्लस पॉइंट, एंड भाई कंटेंट एक्सेसिबिलिटी, मुझे तो ये सबसे बड़ा लगा, कंटेंट एक्सेस तो जेन्युइनली बच्चों के लिए इजी है। कि आप जैसे किसी भी टीचर से पढ़ अच्छा सकते हो। वैभव, Yes. तुम कोई जितने भी तुमने प्रिपरेशन करी इस पूरी जर्नी में, तो अपनी पूरी प्रिपरेशन में कोई एक ऐसा परफेक्ट पैटर्न था जो अपनी प्रिपरेशन में फॉलो करते थे, और कोई एक ऐसा परफेक्ट पैटर्न जो तुम एग्जाम में भी फॉलो करते थे? जैसे तुम्हें लगाओ, जैसे बच्चे ना बार बार अपना पैटर्न एक्सपेरिमेंट करते हैं, राइट? तो कोई ऐसा था, कोई ऐसा फिक्स पैटर्न कि हम बच्चों को डिस्कशन करें और मतलब बच्चों के साथ हम उस चीज़ को कनेक्ट कर सकें कि यार ये वाला एक ऐसा पैटर्न हो सकता है जिससे तुम्हें बेनिफिट मिला, क्या पता वो किसी और बच्चे की फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाए। पैटर्न तो यस, आप एक पैटर्न इज आल्सो पार्ट ऑफ योर यस, डिसिप्लिन। एब्सोल्युटली। सो मेरा एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था, बट मैं कोशिश करता था, जैसे 9 to 12 एंड 2 to 5 जो जेई के टाइमिंग्स होते हैं, ओके, उसमें मैथ फिजिक्स करूं, क्योंकि हमें दिमाग को उसी उसी मोमेंट पे, बायोलॉजिकल क्लॉक। हाँ, ट्रेन करना होता है कि हम सॉल्व कर सके, क्योंकि मैथ फिजिक्स तो ऑब्वियसली मोस्टली सॉल्विंग ही आती है। तो मैंने ये रखा था, और केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री में नींद तो आती है कभी कभी। अच्छा वेरी कॉम्प्लीमेंट्री। ऑर्गेनिक मतलब थोड़ी बहुत तो सर, वो आप भी, मतलब ऑर्गेनिक इज फन, केमिस्ट्री इज फन, मतलब बट थोड़ा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, तो आपको सोचना, मतलब आपको ग्रास्प करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट एक बार कर लोगे तो मज़े ही हैं। वैसे बोल रहा है नहीं सर, नहीं सर। ना। तो ओके राइट। हाँ, केमिस्ट्री का मैं यूजुअली ये करता था, सुबह पढ़ लेता था क्योंकि दिमाग फ्रेश रहता था, या सोने से पहले, मेरा ऐसा था, क्योंकि चीज़ें चले हाँ जाती ये थी दिमाग एग्जैक्टली में। मेरे को वही चाहिए, जेन्युइन फीडबैक चाहिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इस शो हम्म। को देखेंगे तो उनके पास भी वही चीज कनेक्ट होना यस। चाहिए। ओके। और पेपर पैटर्न, हाँ, पेपर अपना फिक्स कर लो कैसे करना है, क्योंकि जब वो तो मुझे हमेशा ही बेनिफिट कर रहा है, जैसे मैं पहले ओके, केमिस्ट्री करता था, फिर फिजिक्स, फिर मैथ, अच्छा क्योंकि ये फिक्स था कि हाँ, पहले केमिस्ट्री देन फिजिक्स देन मैथ्स। क्योंकि केमिस्ट्री करने का लॉजिक ये होता है कि मोस्टली थ्योरेटिकल होती है, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आजकल मिक्स होके आ रहे हैं, तो उसमें फंस सकते हैं। तो अदरवाइज तो थ्योरेटिकल होती है केमिस्ट्री, आराम से नंबर आते हैं और जल्दी हो जाती है।
तो केमिस्ट्री मेरा एम रहता था 35-40 मिनट्स में हो जाए, और फिर फिज़िक्स क्योंकि मुझे पसंद ही थी फिज़िक्स काफ़ी ज़्यादा, तो मैं फिज़िक्स करता था। और फिर मैथ में टाइम लगता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मैथ फिर मैं एंड में करता था। तो ये पैटर्न, हाँ, जैसे मतलब ऐसा स्ट्रिक्टली नहीं है कि आप भी यही फॉलो करो। आप इनिशियली कुछ डेज एक्सपेरिमेंट करो, बट एंड में जाके एक्सपेरिमेंट मत करना, क्योंकि फिर वो आपका आपका पेपर में फर्क पड़ सकता है। एंड में एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है अभी कर लो। मेंस एडवांस के 2-3 महीने पहले कुछ एक्सपेरिमेंट मत करना। वैभव ने जो बहुत सारी बातें बोली मैं उससे एग्री करता हूँ। मेरा भी मैंने प्रिपरेशन के दौरान पता नहीं मैंने ऐसा माइंडसेट बना लिया था कि मतलब केमिस्ट्री सेंटर पॉइंट होना चाहिए प्रिपरेशन का, मैंने ऐसे बना लिया था। बिकॉज मेरा एक थॉट आया था मेरे माइंड में कि देखो मैथ्स का क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। मैथ्स को टाइम लगा 5 मिनट्स और केमिस्ट्री को लगा 10 सेकेंड्स। सो नेचुरल चॉइस केमिस्ट्री यू शुड, मतलब एक केमिस्ट्री अच्छा परफॉर्मेंस है तुम्हारा तो यार तुम तो टाइम भी सेव कर लिए। लुक मैथ्स फिजिक्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सबको इक्वल वेटेज है, बट केमिस्ट्री अगर तुम्हारा ज्यादा अच्छा स्कोर ला पाए तुम, सो कम टाइम ज्यादा मार्क्स, इट्स डेफिनेटली बेनिफिशियल। सो हाँ, एंड आफ्टर ऑल तुम्हारे मार्क्स तो इम्पोर्टेंट है ना। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो अगेन बच्चे कनेक्ट कर जाएंगे प्रॉपर। या तुम एग्जाम देने गए होगे, जेई का एग्जाम देने गए होगे ना, तो एक स्टूडेंट के साथ में ऐसा हुआ था कि एग्जाम देने गया तो जब शुरू में टेक्निकली ना उसको एक एरर फंस गई। प्रथम के साथ ही हुआ था ऐसा, प्रथम साहू के साथ, अभी जो हमारा स्टूडेंट है। तो टेक्निकल एरर फंस गई डेट ऑफ बर्थ एंटर करने में। अब बाकी बच्चों का लॉगिन हो गया, उसका लॉगिन नहीं हो रहा है। तो सिचुएशन टफ बन जाती है ना, एकदम से बच्चा होपलेस हो जाता है। क्या तुम्हारे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जेई में जेन्युइन, मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है। एक्चुअली जेई में मेरे साथ क्या हुआ था, सेकंड पेपर में हमारे सिस्टम्स बंद हो गए थे, पूरा सर्वर्स बंद हो गए थे हमारे, जो जिस सेंटर में मैं था। तो मेरे साथ ये हुआ था, और जैसे मैंने देखा था अराउंड 50 मिनट्स पे बंद हुआ था, और जब स्टार्ट हुआ तो 45-46 मिनट्स थे बस। तो वो मोमेंट, हाँ, और वो मतलब वो जो होता है कि अब ओके शिट, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे होगा ये। तो वो एक थोड़ा सा टेंस हो जाता है, बट फिर ठीक है इवेंचुअली। अपने आप को इसमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो मैंने मतलब मैंने जो प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे पेरेंट्स ने भी बोला था सब कुछ, सारी सिचुएशन पे रेडी रहना है तुम्हें। तो उसके लिए योगा मैं काफ़ी करता था, योगा प्राणायाम ये सब, तो उस वजह से एकदम कूल था मैं, कूल रह के कुछ भी हो रहा है तो हाँ। एक और क्वेश्चन, वो भी बच्चे आराम से कनेक्ट करेंगे। एग्जाम में तुम्हें एंटर करें, जेई एग्जाम में शुरू का आधा घंटा बड़ा मायने करता है और एक लास्ट का आधा घंटा बड़ा मायने करता है ना। इनिशियल 30 मिनट्स जब हम अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट नहीं हो पाते, उस समय तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या थी, तुम कौन से क्वेश्चन करना चाह रहे थे? और लास्ट का 30 मिनट्स जिस समय मैक्सिमम बच्चे अपना सिलेक्शन लूज कर जाते हैं या रैंक लूज कर जाते हैं जल्दबाजी में। आप पता पड़ा आपने 15th क्वेश्चन का आंसर 16th में भर दिया, 16th का ऐसे इंटरचेंज हो गया, या एक ही क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई की दो वैल्यू है, एक्स में वाई की वैल्यू भर दी, वाई में एक्स की। ये इसी साल का इंसिडेंट है। एक्चुअली ये मैंने करा था इसी साल का इंसिडेंट है। ये मैंने करा था, बट मैंने यस, बाद में जब करते समय मैंने ध्यान दिया कि अच्छा इसमें एक्स पूछा या वाई पूछा, हमारा मेरा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट ये मिस्टेक करके आया। तो एक्स एक ही क्वेश्चन में थे ना, एक्स और वाई, हाँ ऑर्गेनिक में क्वेश्चन था एग्जैक्टली, तो वहां बच्चा वो एक्स की वैल्यू वाई में करके आ गया, वाई की वैल्यू। तो मेरा क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग के 30 मिनट्स उस समय तुमने मतलब क्या प्लान बनाया था अपने लिए कि भाई स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में इस तरीके से चलूंगा और आधा घंटे में मैं यूज टू हो जाऊंगा, है ना, एनवायरनमेंट के साथ, इसके साथ, तो मैं अपने एक नॉर्मल बिहेव में आ जाऊंगा, तब मेरा दिमाग ज्यादा अच्छा काम करेगा, है ना। और लास्ट का 30 मिनट जो हमारा फाइनल राउंड होता है, जहाँ सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि जितना कमाया है उसको लूज करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, उन दोनों टाइम पे तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या थी पहले फर्स्ट 30 मिनट्स में, जब बहुत डरे रहते हैं बच्चे? फर्स्ट 30 मिनट्स में तो इट वाज लाइक कि मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर लो। पहले सिलेक्शन तो रैंक तो लानी है, पर सिलेक्शन तो गारंटी कर लो पहले। इट्स लाइक कि पता चला कि तुम सबसे टफेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए और सिलेक्शन ही नहीं हुआ, रैंक तो जाने दो। तो वो एक था कि यार केमिस्ट्री मेरा वही था, जैसे वैभव ने बोला कि सीपीएम ऑर्डर था मेरा भी। तो केमिस्ट्री में फर्स्ट 30 मिनट्स में
इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस फिजिकल के मुकाबले हो जाते हैं जल्दी। तो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर लो फर्स्ट 30 मिनट्स में, तो थोड़ा सा प्रेशर उतर जाएगा। और लास्ट के 30 मिनट्स में इट वाज लाइक कि मेरा था कि यार 50% तो हो गया है ना, अभी सिलेक्शन हो गया है, अभी बस रैंक की फाइट है। तो लास्ट 30 मिनट में मैं थोड़ा उसी माइंडसेट से दे रहा था कि मतलब मेरे को पहले था कि रैंक लाना है, वैसा माइंडसेट थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव हो जाता है कि उसमें अननेसेसरी प्रेशर बिल्डअप हो जाता है और सिली होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं बहुत रिलैक्स था कि अच्छा अरे मेरे से ये भी हो गया, ओके मेरी रैंक तो और भी ऊपर चले गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो ठीक है नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अगला देखा अच्छा ये हो जाएगा मेरे से, ओ माय गॉड तो और भी ऊपर चले जा रही है मेरी रैंक। तो मैं थोड़ा सा उस मामले में थोड़ा रिलैक्स होना शुरू कर दिया था। ऑब्वियसली अवेयरनेस पूरा 100% था, बट वो थोड़ा जो दिमाग से पेपर दिया है आखिरी 30 मिनट्स में, वो बहुत मैटर करता है। बिकॉज रैंक आई थिंक लास्ट 30 मिनट्स ही है जो रैंक डिसाइडिंग की जो मिनट्स है, वो लास्ट 30 ही है। फर्स्ट 30 मिनट्स तो मेरे ऐसे जब मेरा ऐसा था कि ओके जेई दे रहा हूँ, फाइनली जेई दे रहा हूँ, तो इनिशियली 5-10 मिनट्स वो था कि ओके जेई स्टार्ट हो गया मेरा। बट फिर एवेंचुअली एज यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द पेपर, अब नॉर्मल पेपर ही लगता है कोई। हाँ, एक मॉक टेस्ट दिया था, वही एक और मॉक टेस्ट है, बट थोड़ा सा प्रेशर रहता है। वो एक्चुअली होना चाहिए, वो दैट्स अ पॉजिटिव प्रेशर आई फील। एंड ठीक है, करते रहा, केमिस्ट्री कर रहा हूँ, हो गया फिर केमिस्ट्री। और लास्ट के 30 मिनट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कुछ जैसे आपने पेपर ऑलमोस्ट पूरा देख लिया क्या है, फिर आप मतलब समझ गए हो कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करूँ जिससे जैसे 2 नंबर भी इस साल ऐसा था, 2 नंबर में ही लोगों की 10-20 रैंक ऊपर नीचे हो रही है। तो मतलब वो पेपर में फील आ गई थी कि ऐसा होने वाला है। तो मैंने यही देखा कि कौन से क्वेश्चन इजी है, आसान है, और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है कि बस थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा दिमाग पे हो जाएगा। तो मैंने वैसे करे, और इनफैक्ट मैंने एक पैराग्राफ जो 2 मार्क वाले थे, हाँ, लास्ट के 2 मिनट में मैंने वो एक पैराग्राफ करा था। वो मैंने छोड़ दिया था, केमिस्ट्री का पैराग्राफ था, वो मैंने छोड़ रखा था। मुझे जब कर रहा था लग रहा था नहीं होगा, तो लास्ट के 2 मिनट में, एकदम 2 मिनट बचे थे क्लॉक में, हाँ हाँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि आज तक इतना मैंने पेपर में वही, और तुरंत क्लिक कर गया और मार्क कर दिया। और हाँ, और ऐसा होता है। तो एक्चुअली ये है कि हर लास्ट सेकंड तक तुम्हारी फाइट है। योर फाइट स्टार्ट्स जब तुम 11th में आते हो, जेई के लास्ट सेकंड तक तुम्हारी फाइट है। तो इतने टाइम में हमेशा फाइट करते रहनी है। ऐसा था कि तुम्हें ये फील आ गया था कि आज ब्रेन कुछ फास्ट काम कर रहा है, ये आता है बराबर, सबको आता है, सब बच्चों को। एक पॉइंट और पूछता हूँ कि रीडिंग में एरर करी, कोई ऐसा पॉइंट आया कि यार मतलब पता ही नहीं पड़ा कि हमने पढ़ने में गलती कर दी, लास्ट में आके पता पड़ा कि अरे यार ये क्या पढ़ लिया हम लोगों ने। रीडिंग एरर, दो टाइप की एरर बच्चे बहुत, जब मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है बच्चों के साथ। रीडिंग एरर, राइट, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया। और एक बड़ा तगड़ा ह्यूमन नेचर कि जब कभी क्वेश्चन आता है ना इनकरेक्ट का, तो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, हमेशा हम करेक्ट चीजें ढूंढते हैं, राइट। तो ऊपर क्वेश्चन इनकरेक्ट है, पढ़ लिया इनकरेक्ट है, बट नीचे आते आते ना हम करेक्ट को मार्क करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कभी कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, मेंस में, एडवांस में, या किसी ऐसे कॉम्बैट एग्जाम में, एकेडमी के या किसी भी एग्जाम में कभी ऐसा हुआ है? बहुत बार हुआ है सर। मतलब उसी की फाइट थी आखिरी 4-5 महीने तो की। अच्छा। मतलब नॉलेज तो बहुत बहुत हद तक पूरा हो ही गया था, उसकी तो नॉलेज का तो हो गया था, यही सिली मिस्टेक्स का था। मतलब रीडिंग में मैं बहुत ज्यादा ऐसे, जब भी ऐसा था कि यार आज तो पेपर फोड़ के आना है, अच्छा। तो कभी कभी ज्यादा ही जोश आ जाता था और उसके कारण मिस्टेक भी हो जाती थी। तो होश तो रखना ही है। जैसे क्वेश्चन आया इनऑर्गेनिक में कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डायटोमिक स्पीशीज आर यू नीड टू मार्क, तो वो डायटोमिक स्किप हो जाता था और जो भी स्पीशीज सही लग रही है मार्क करके मैं आगे बढ़ जाता था। और बाद में पता चलता था कि यार इन्होंने तो डायटोमिक पूछा और इसमें तो कोई भी डायटोमिक नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 0 मार्क करके आगे बढ़ो। तो वो एक जो है कि वो गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। वैभव तुम्हारे साथ रीडिंग एरर? रीडिंग एरर मेरे एक्चुअल एग्जाम में ही ऑलमोस्ट हो गई थी। अच्छा।
वो एक्स वाई वाला जो आपने XY बोला था, वाला। वो करते करते मैंने एक्स में वाई मार्क कराया, वाई फिर जब मैं वाई सॉल्व कर रहा था तब मुझे याद आया अच्छा वो शायद एक्स पूछ सकता है। तो मैंने जाके पढ़ा फिर से वापस कि पढ़ा। हाँ इधर एक्स पूछा है, तो मैंने एक्स मार्क करा। तो और हाँ इनकरेक्ट करेक्ट वाला जो ह्यूमन बहुत नेचर, बढ़िया। वो नीचे तक आते आते हम करेक्ट मार्क करना हाँ, शुरू कर देते क्योंकि इनकरेक्ट और क्योंकि पेपर में आप आपका दिमाग भी स्पीड पे चल रहा है, हैं। तो यस, कभी कभी ऐसा होता है दिमाग कहीं चल रहा है हाथ कहीं हाथ चल कहीं चल रहा रहा है। है। यस, यस। तो वो होता है बट उस पे कंट्रोल करना है, मतलब कोऑर्डिनेशन। मतलब पेशेंस बहुत मायने करता है, यस, राइट? तुम्हारा पेशेंस, कूल एंड काम नेचर कूल बहुत काम मायने करता नेचर, वो सबसे वही है, मतलब जैसा वन रैंकर और 500, मतलब ये डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि जैसे नॉलेज तो इनफैक्ट हमें तो इतना टाइम मिल गया था इस साल, और आई गेस जो नॉर्मली भी होता है जी उसमें भी इनफ टाइम मिल जाता है, क्योंकि कोचिंग है। वाले तो ऐसे होते हैं सितंबर में कोर्स ख़त्म कर रहे हैं, तो वो भी काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो एंड में कूल एंड काम रहने वाले ही बच्चे ना बैल रहता है। मतलब बैलेंसिंग हाँ बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा वेपन है तुम्हारे जे एग्जाम के लिए। एक और सवाल, फिर बच्चे से कनेक्ट कर जाएंगे मेरी बात से। तुमने जे का एग्जाम दिया और ये भी कंफर्म है कि जितनी प्रिपरेशन करी सो तुमने बहुत सारी चीज़ें ना लेफ्ट राइट की सब पढ़ी होंगी, मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी, इनऑर्गेनिक में भी। मतलब टीचर ने अपना दिल ही निकाल के रख दिया कि भाई ये भी पढ़ो ये भी पढ़ो। क्या तुम्हें पेपर देख के एक बार भी ऐसा था कि इतने सब की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आता है पूरा जेई का। बिल्कुल सर। हर क्वेश्चन को देख के ऐसा फील आया कि यार आई नो दिस रिएजेंट, मेरे को पता है कि ये रीमर टीमन रिएक्शन है। राइट हर सर, क्वेश्चन राइट, को देख के ये एग्जैक्टली। फील आया एक बार भी? पूरा पूरा क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल बड़ा फेमिलियर लगा होगा, यस आई नो दिस पॉइंट, राइट? तो तुम्हें क्या लगता है कि हमें क्या इतना सब कुछ अननेसेसरी चीजों पे फोकस करना चाहिए, या टू द पॉइंट जो गिवन है स्टैंडर्ड चीजें हैं उन पे फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए? जो स्टैंडर्ड है, मतलब काफ़ी होते हैं इनफैक्ट। अभी जब तुम प्रिपेयर कर रहोगे तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, बोलेंगे ये रिएक्शन देखिए ये रिएक्शन यस, देखिए, यस। फिर कई टेस्ट होंगे जिसमें पता ही नहीं क्या हो रहा है। अननेसेसरी, यस। हाँ, मैं वो चीज बच्चों के पास जाना चाहिए, मतलब पेपर को देख के तुम्हें पता होना चाहिए कि यस आई नो दिस क्वेश्चन, यार आई नो हाँ, दीज ऑल थिंग्स। मतलब मॉक, वही सर, जैसे जो एक्चुअल एडवांस होता है कि उसमें जैसे जो हम क्लास में पढ़ते हैं उससे ज़्यादा तुम देखोगे नहीं आता है। नहीं है, और मतलब ज़्यादा करने की, कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं जरूरत है। नहीं जेई एडवांस जो टफ होता है वो क्वेश्चन पूछने में टफ करके है। कर देते हैं। कंटेंट वाइज नहीं, कंटेंट वाइज नहीं, कि आप सॉल्व, जैसे इस जैसे अभी रिसेंट ईयर्स में ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं कि रिएक्शन रिमर टिमर हो रही है तो उसमें मास मोल्स नहीं, यस, परसेंट ये उसमें सब उसमें कैलकुलेशन यस करा लेते कैलकुलेशन हैं, करा, फिजिकल ऑर्गेनिक मिक्स होके, तो वो टफ बस थोड़ा होती है। इनोवेटिव दे रहे हैं, ठीक है, हाँ, वो चीज बहुत सिंपल है। हाँ, मतलब जो पढ़ रखा है क्लास में एनसीईआरटी में पढ़ है वैसी चीज़ें आ रही हैं, और जो क्लास में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं वो उस वही आ रहा है, हम्म। उससे ज़्यादा नहीं आ रहा है। हम्म। और जो कराते हैं आई डोंट थिंक कराने की ज़रूरत है। जैसे मैं अपने अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ, जैसे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर है, मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें बस दो ही रूल काम के हैं पूरे टॉपिक में, हाउ टू सेलेक्ट द पेरेंट चेन, हाउ टू डू नंबरिंग। अगर किसी बच्चे को ये दो चीज़ें आ जाएं तो उसको आईयूपीएस में बहुत ज़्यादा ना फाइट करने की ज़रूरत नहीं हाँ, पड़ती। बिल्कुल सर, वो बिल्कुल। उतने बड़े बड़े जो आते हैं आधे आधे पेज के जो पिक्चर्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। आई थिंक जेई कभी भी इतना बड़ा क्वेश्चन देता ही नहीं है, और मैक्सिमम 6 या 7 कार्बन का क्वेश्चन देगा वो, राइट? और दो ही रूल काम आएंगे, हाउ टू सेलेक्ट दी पेरेंट चेन, हाउ टू डू नंबरिंग। तो क्वेश्चन मेरा वही है कि अपने को बेसिक्स पे अगर अटके रहें तो अपन जेई क्लियर आराम से कर सकते हैं, राइट? बहुत आराम से। बल्कि ज्यादा अच्छी रैंक के टॉप साथ, रैंक के साथ, राइट ना? बिल्कुल। परफेक्ट। तुम्हारा क्या इसमें बताओ, क्या आप तुम्हारे व्यूज क्या है इस चीज को? हाँ, बेसिक कंसेप्ट तो बहुत क्लियर होने चाहिए। मतलब मुझे एक कोट याद आ रहा है, मैंने पढ़ा था कि डू व्हाट्स नेसेसरी, देन डू व्हाट्स पॉसिबल, एंड देन सडनली यू विल डू व्हाट्स इम्पॉसिबल। सो वो वैसा ही है कि तुम्हारा पूरा कमांड बेसिक कंसेप्ट पे होना चाहिए, लाइक ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, सेम चीज, सेम सम्स, सेम थियरी। एक बार तुम्हारा उस पे पूरी तरह कमांड हो गया तो फिर लाइक द वर्ल्ड इज योर्स। तुम तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट रियल वर्ल्ड में लगाओ कि यार ये डोर का हैंडल कैसे काम कर रहा है, ये स्विचिंग मैकेनिज्म क्या है, तो मतलब तुम्हारे लिए पूरी हाँ दुनिया वही खुल आने जाती वाला है, है। यस यस। एक बार बेसिक कंसेप्ट मास्टर करना जरूरी है, और जेई के लिए वो ही रिक्वायर्ड है। एग्जैक्टली। बेसिक कंसेप्ट की मास्टरी से ही तुम बहुत अच्छी रैंक ला लोगे।
तो वो ही इम्पोर्टेंट है, लाइक शुरू से एक्स्ट्रा पढ़ना ये बहुत सही स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी। सर लोग बहुत कंसाइज और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब इन द जो एक पढ़ाना चाहिए उतना ही जो नेसेसरी है वो एक बार हो गया तो फिर उसके बाद तुम कर सकते हो, बट जो है उसको बहुत अच्छे से करना जरूरी है। अच्छा अच्छा। राइट यार, ये तुम्हारा डिस्कशन तो बहुत अच्छा रहा इन चीज़ों को लेके। जैसे तुमने जो भी प्रिपरेशन अपनी पूरी करी, कौन सी चेयर यूज करते थे मतलब मतलब जैसे ये क्वेश्चन दो डायरेक्शन में जा रहा है। फन की डायरेक्शन में तुम ले सकते हो, कोई चिंता नहीं भाई, ऐसी कौन सी चेयर यूज कर रहे थे जो थोड़ा सिलेक्शन हो गया, बाकी बच्चों को ही बता दो। दूसरा ये है कि लॉजिकल, कि जेन्युइनली ऐसे तुम किस तरीके से, किस चेयर पे ऐसे पोस्चर से बैठते थे कि जो लॉन्ग टाइम तक अपनी स्टडी को मेंटेन कर पाते थे। तो दोनों सवालों के जवाब दे सकते हो तुम चाहो तो। मतलब सिंहासन तो डेफिनेटली था नहीं। शुरू में तो लाइक जो सबसे आरामदायक था वो यूज करते थे। एक बार मेंस हो गई तो मैंने नोटिस किया था कि कंप्यूटर में एक स्पेसिफिक आर्म हैंडल के साथ जो चेयर आती है लैब वाली, बेसिकली मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो मेरे को थोड़ा उसमें अनकंफर्टेबल था, तो मैं तुरंत उसके बाद वो चेयर लेके आ गया जो लैब में यूज़ होती है, कंप्यूटर लैब्स की, ताकि मैं उससे मतलब तकलीफ नहीं आनी। इट्स लाइक कि जितना तुम तुम्हारे एनवायरनमेंट को फैमिलियर कर सकते हो एग्जाम के एनवायरनमेंट से उतना बेनिफिशियल है, तो मैंने लास्ट लास्ट में तो लैब चेयर यूज़ करना शुरू कर दिया था। वो थोड़ी अनकंफर्टेबल थी बट उसकी आदत हो गई तो मेरे को अच्छा ही था। चेयर तो मेरी मैजिकल थी। एक्चुअली वो मैं नहीं नहीं सर सिलेक्शन हुआ था, लेकिन वो उस चेयर पे भैया का हुआ था। तो तो वो टेबल चेयर दोनों भैया की थी। तो जब उनका हो गया था मैंने बोल दिया था हटाना मत, मैं भी इसी पे पढ़ूंगा। सो मैंने उन्हीं, हाँ हाँ सर, तो मैंने उन्हीं की टेबल चेयर यूज़ करी थी। और मतलब नॉर्मल स्क्वीकी वुडन चेयर जो होती है वो वही यूज़ करता था मैं टिल द एंड। मतलब और मुझे थोड़ा हाइट का, जैसे हाइट मेरी भी अच्छी खासी है, तो दिक्कत तो हाइट का दिक्कत हो जाता था, तो मैं लगा लेता था वो एक वुडन वुडन प्लैंक्स लगा लेता था, तो उससे गर्दन पे आराम रहा। और कंप्यूटर सामने रख के पेपर अटेम्प्ट करता था, तो लैब की फीलिंग आ गई। अच्छा, वैभव, जैसे ऑनलाइन जब मतलब ये अगेन एक जेन्युइन क्वेश्चन है। जैसे बहुत सारे बच्चे से ऑफलाइन आप क्लासेस कर रहे हैं, सडनली आप एग्जाम देने मतलब ऑनलाइन जाते हैं, मतलब अपने इंस्टीट्यूट में भी ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा उस चीज़ को। लेकिन जब आप रेगुलरली आप सपोज ऑनलाइन क्लासेस ही ले रहे थे और ऑनलाइन ही वहाँ पर एग्जाम दे रहे थे, तो जेई में तुम्हें बहुत नॉर्मल सा लगा होगा, बिकॉज वो सेम काम आप डेली कर रहे थे पिछले साल 1.5 साल से। इतना इस चीज़ का बेनिफिट तुम्हें लगा? और सर मतलब आई गेस इट्स, मतलब उतना डिफरेंस तो होता नहीं है, क्योंकि जैसे आप ऑफलाइन भी पढ़ के पेपर दे रहे हो या ऑनलाइन पढ़ के दे रहे हो, आपको पेपर ही देना ना, कैसा भी हो, ऑफलाइन ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो। थोड़ी प्रैक्टिस, काफ़ी प्रैक्टिस तो हमने कर ही दी है। और इनफैक्ट जो अभी टेक एज इतनी आ गई कि लोग लोग यूज टू हो चुके हैं कि स्क्रीन देखना, काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्क्रीन देखना हम काफ़ी पहले से यूज टू हो चुके थे, इवन बिफोर कोरोना। हाँ, एंड आई बिलीव अभी जो भी फ्यूचर एस्पायरेंट्स है सभी मतलब फ़ोन से तो यूज टू हो ही चुके हैं। तो ऐसे कुछ ऑफलाइन भी पढ़ो ऑनलाइन पढ़ो और पेपर ऑनलाइन दो, आई डोंट थिंक कुछ उतना डिफरेंस है। शिव। मेरा बस इसमें यही बोलना है कि जैसे जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं सो दे शुड यूज पीसीज और लैपटॉप्स, लाइक आपको मैंने कई बच्चों को देखा भी है, लाइक दे यूज फोन्स और टैबलेट्स फॉर गिविंग पेपर्स। सो ऑब्वियसली पेपर्स देना तो अच्छा ही है, लाइक इट्स फैमिलियर, आई गेट इट, बट इफ यू वांट टू स्वेट द 1% कि मतलब मेरे को ये छोटी चीज़ पे भी मुझे मास्टरी गेन करनी है, तो आप मेरे ख्याल से आपको अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको लैपटॉप और पीसी पे भी शिफ्ट करना चाहिए। अच्छा, चलो अब अपन ऐसे सेशन हमारा एंड होने वाला है, अपनी कोई भी ऐसी जेन्यून टिप्स जो तुम बच्चों को देना चाहते हो, जो जेन्युइनली मतलब बच्चों को लगे कि यार ये ऐसी टिप्स है कि मेरे को बहुत काम आने वाली। तुम अब उन बच्चों के लिए सीनियर बन चुके हो ना, राइट? तो मतलब कोई ऐसा टिप्स अपनी पढ़ाई का भी, ठीक है, अपने एग्जाम अटेम्प्ट करने का भी, कोई भी जो बहुत में अंदर तक लगता है कि यार ये बहुत सॉलिड टिप थी मेरे पास, जिससे मेरे को बहुत बेनिफिट मिले, ऐसा तुम कोई ऐसा टिप बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हो? यस।
आई थिंक मुझे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगा दैट्स मेंटल हेल्थ। जेई के टाइम ये हम टीनेजर्स हैं और काफ़ी कुछ होता है, सो मेंटल हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ता है। एंड आई वुड से आपको पढ़ाई से भी ऊपर अपनी मेंटल हेल्थ को रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही है तो आप सब कुछ कर पाओगे। तो मेंटल हेल्थ इज़ नॉट जस्ट आपका दिमाग कैसा काम कर रहा है, फिजिकल फिटनेस भी उसमें आ ही जाती है। तो आप न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हो और सही से सही पोस्चर में बैठ रहे हो और पॉजिटिव लोगों से सराउंडेड हो, ये मैं मानूंगा कि आपको जेई में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। क्योंकि आप किसी नेगेटिव इंसान के साथ रहोगे तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। मतलब एक मैंने कोट था, उसका रफ ट्रांसलेशन ये था कि आप किसी नेगेटिव पर्सन को आप अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है वो अपलिफ्ट हो, लेकिन ये बहुत चांसेस है कि आप नीचे गिर जाओगे। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ और एक पॉजिटिव पीयर ग्रुप पे रहो कि सब आपको सपोर्ट करे और पेरेंट्स भी आपको ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे ही। तो ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगी है कि पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। और आप पॉजिटिव हो। हाँ, और आपके जैसे मॉक्स भी हो रहे हैं, आप गलतियों को एक पॉजिटिव वे में लो, और मान लो कोई क्वेश्चन टफ आ रहा है उसको हंस के टैकल करो कि ठीक है यार, इतना टफ है, सबके लिए टफ होगा, तुम्हारे लिए टफ है, मेरे लिए टफ है, सबके लिए टफ है। तो ऐसे पॉजिटिव नोट से सब टैकल करो। तो ये एक टिप मेरी थी। ग्रेट, गुड 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 जॉब। जैसे वैभव ने बोला मेंटल और फिजिकल का तो बहुत ज़्यादा हेल्थ का जो है बहुत इंपॉर्टेंस होता ही है। मतलब भाई अगर तुम जिंदा रहोगे तो ही तो जेई दोगे ना। एक मतलब एक लाइवलीनेस होना चाहिए पेपर देते वक्त। ऐसा नहीं कि यार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ सो आई शुड बी लाइक मिजरेबल और समथिंग। इट्स नॉट लाइक दैट, यू शुड बी एज लाइवली एज पॉसिबल। और दूसरा पॉइंट ये है कि बच्चे बोलते हैं, बच्चे देखते हैं कि यार मेंस में 300 मार्क्स का पेपर है, मेरे को तो 200 ही आया है, डिप्रेस हो गए, या फिर एडवांस में हो गया। तो एक्चुअली उसको उनको इट्स लाइक डिप्रेस नहीं होना चाहिए। तुमको तुमको तो खुश होना चाहिए ना। पेपर असली पेपर थोड़ी था ये। अगर मेरे को जितने कम आ रहे हैं तो मैं उतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर एक पाऊंगा। क्वेश्चन है शिव, यहाँ पे ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जैसे तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन होने के बाद हम ना बहुत सारी ज्ञान की बातें बच्चों को बांट देते हैं कि भाई तुम्हें उस समय डिप्रेस नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जेन्युइन बताओ कि जैसे जब तुम्हारे मार्क्स कम आते थे तब तुम अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे, ये वही बताना जो ओरिजिनल है। हाँ देखो, जो मैंने अभी बोला वो तो सही है। मैं शुरू शुरू में आई एक्सेप्ट, मेरे को भी बुरा लगता था, बट एग्जैक्टली exactly. मैंने तब एक कैसे मैनेज करते थे? एक बार तो मेरे को बहुत कम आ गए थे, तो एक्चुअली मैं था कि यार नो यार, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, आई शुड क्विट समथिंग। तो मैं मेरे पापा से यस, बात किया इस बारे में। तो हाँ, पापा तो हंस दिए कि यार बेटा तुमको कम आ रहे तो यू शुड बी हैप्पी नो, बिकॉज दिस वाज नॉट द रियल पेपर। तो पेरेंटल सपोर्ट मतलब बड़ा राइट, फैक्टर। पैरेंटल सपोर्ट वाज बहुत इंपॉर्टेंट था कि लाइक दिस इज नॉट द रियल पेपर, यू गॉट 300 में से तुमको 150 आए। सो यू सी नो, यू हैव 150 मार्क्स वर्थ ऑफ स्टडिंग नाउ, सो यू शुड स्टडी इट बिफोर द एग्जाम्स। तो एक मैंने मन को बार बार समझाया कि यार बुरा नहीं लगना है, गलत फील नहीं होना है, एग्जैक्टली exactly. वही बच्चों मन के को पास मैसेज महसूस कर जाना चाहिए समझाना जरूरी कि है। रैंक आने के बाद हम बहुत सारी ज्ञान की बातें बच्चों को बांट देते हैं, बट जिस समय हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था, उस समय जब हमारा फेलियर आया था, तब हमने कैसे अपने आप को ट्रीट किया था, वो कैसे ट्रीट किया था फिर? जब कभी भी सर मार्क्स कम आते थे, इनिशियली तो बुरा लगता टेंशन तो ही हुई है। होगी ना, कई हाँ बार हुई होगी सर, टेंशन। टेंशन होती थी, कभी कभी रात को नींद नहीं आती थी। एग्जैक्टली exactly. वो ऐसा एंड कई बच्चों के साथ में होता है ना। सब, बट सबसे पहले तो वो ये टेंशन टैकल करने के जो मैंने इनिशियली बोला था, योगा, वो इट्स पैरामाउंट, हाँ, आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। और सेल्फ बिलीव करो खुद पे कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अभी एक पेपर ख़राब गया तो उससे सीखा मैंने क्या गलतियाँ की, क्योंकि गलती तो मेरी थी ना। अब मुझे ही इम्प्रूव करना है, तो खुद को अंडरस्टैंड करो तुमने क्या गलती करी और फिर उसको इम्प्रूव करते जाओ। ऐसे एक टीचर ने मुझसे ये बोला था कि गलतियाँ ढूंढो और ठोक दो। तो मैंने तो यही करना है, गलतियाँ, वीक पॉइंट्स ढूंढो और ठोक दो। गुड यार, गुड यार बच्चे, मजा आया तुमसे बात करके यार। आई थिंक बच्चों को बहुत सारी पॉजिटिव चीजें तुमसे मिल गई होंगी।
ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। And all the best to All the next best year. aspirants. Let's crack it.